नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी टाइम बाद आपके बीच में आ रहा हूँ। उसका कारण ये रहा कोरोना। समाज सेवा में लगा हुआ था और आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके आसपास जो मिलने वाले हैं, असहाय लोग हैं, उनकी आप लोग ऐसी परिस्थितियों में मदद ज़रूर करें। और अब स्थिति नियंत्रण में है, मैं आपके सामने हूँ। मेरे पास बहुत बार फ़ोन आ रहे थे कि सर आप वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ मराठों के ऊपर, क्योंकि सर मराठा जो टॉपिक है बहुत ही हार्ड टॉपिक है। मुझे नहीं लगता कि मराठा हार्ड टॉपिक है। मैं आज आपके लिए मराठों के ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आपको मराठा का टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मराठा टॉपिक जो है ये तो बहुत इंटरेस्टेड है। मराठों में जब आप बात करेंगे शिवाजी की, तो शिवाजी जो छापा मार युद्ध में निपुण थे, उनके बारे में जब हम चर्चा करेंगे, शिवाजी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि शिवाजी ने किस तरह से औरंगजेब के सेनापति को मार दिया था, उसकी चारों उंगलियां काट दी थी और उसके पुत्र को हत्या कर दी थी। और वो ही शाइस्ट खां जो औरंगजेब का सेनापति था, भाग करके इतना भयभीत हो गया, भाग करके औरंगजेब के पास गया और इतना भयभीत हो गया वो पूर्वी भारत में उसको छिपना पड़ा। इधर शिवाजी ने सूरत को लूट लिया, जहां पर औरंगजेब का खजाना, मुगलों का खजाना और हथियार थे। फिर अंत में इनको पुरंदर की संधि करनी पड़ी, मिर्जा राजा जयसिंह की मदद से। पुरंदर की इन्होंने संधि की। और आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से इनको बुलाया था आगरा के किले में। वहां पर शिवाजी को, इसके पुत्र संभाजी को कैद कर लिया था। वहां आगरा के लाल किले से ये निकल के आए और आगरा का लाल किला देखा। एक बार हम गए थे वहां पर आगरा, तो आगरा के लाल किले के बाहर हम खड़े थे, तो हमने देखा आगरे का लाल किले की दीवार, काफी बड़े बड़े ब्लॉक लगे हुए हैं और इतनी ऊंची दीवार। जब हमने देखा कि इतनी ऊंची दीवार को शिवाजी का घोड़ा कैसे छलांग लगा के आ गया, घोड़ा था, हेलीकॉप्टर था ऐसा। और शिवाजी जब वहां से आने के बाद फिर उन्होंने काफी छापामार युद्ध किए। तो इस तरह की कहानियां जब हम और हाँ, यही मराठों में हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि पेशवा, प्रथम पेशवा कौन था, अंतिम पेशवा कौन था, कायर पेशवा कौन था, अंग्रेजों की कठपुतली पेशवा कौन था, और देशद्रोही पेशवा कौन था, और सबसे ताकतवर पेशवा कौन था। पिक्चर तो देखी होगी ना आपने, बाजीराव मस्तानी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट आने वाला है आपको यहाँ आज की क्लास से। बड़े इंटरेस्टेड टॉपिक है, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हार्ड टॉपिक है, काफी अच्छा लगेगा आपको। तो आज हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। करें शुरू? कब? अच्छा जी, आज हम बात करेंगे मराठे। तो मराठों की चर्चा करते हैं। तो मराठों में हम बात करते हैं शिवाजी की। शिवाजी, देखना स्टूडेंट्स, ये जो शिवाजी थे, इनकी अपन चर्चा करें तो इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर के किले में। शिवनेर का किला कहां है, बता सकते हैं आप? शिवनेर का किला कहां है? कोई भी शिवनेर का किला बताए। शिवनेर का किला है पुणे में। पुणे में शिवनेर के किले में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था पुणे में शिवनेर के किले में। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़। रायगढ़ को क्या बनाया था इन्होंने? राजधानी। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़।
यहां पर इनका जन्म हुआ था। तो यहां सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं सारा का सारा। इनके पिताजी का नाम था, कोई बता सकता है पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। ये भोसले परिवार से थे, तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। और इनकी माताजी का नाम जीजाबाई। इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई। और इनकी एक सौतेली माता भी थी, सौतेली। कई बार क्वेश्चन आता है कि सौतेली माता का नाम क्या था? तो इनकी सौतेली माता का नाम था मैं काट दूंगा वीडियो, तुम एक तो एक्टिविटी मत करो ओढ़ने की, कभी कुछ कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। इनकी सौतेली माता का नाम था तुक्काबाई मोहिते। तुक्काबाई मोहिते। इनकी सौतेली माता का नाम क्या था बच्चों? तुक्काबाई मोहिते। ये इनकी सौतेली माता थी। लेकिन इनकी पत्नी के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था साईबाई निबालकर। साईबाई निबालकर। अब आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने है कि आपको याद नहीं होता है। तो याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। हमारे गांवों में माता जी को, बहुत सारे लोग गांवों में माता जी को बोलते हैं जी 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 जी, ऐसे बोलते हैं जी जी। तो याद रखना, माता जी को जी 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 बोलते हैं। तो यहां पर माता जी थी, जी जी से बना लेना जीजाबाई। इनकी माता जी का नाम था जी जी जीजाबाई। अब बात करते हैं, इनकी माता जी तो थी जी जी जीजाबाई, लेकिन अब बात आती है सौतेली माता का नाम क्या था? अब सौतेली माता, अब इनकी मां तो थी, शादी तो हो चुकी थी, लेकिन एक स्त्री ने क्या काम किया? तुक्के मार मार के, अपन बात करते हैं तुक्के मार मार के इनको, शिवाजी को मोह लिया था। अब वो इनकी बनी थी सौतेली माता। तो उससे याद हो जाएगा आपको, तुक्काबाई मोहिते इनकी सौतेली माँ थी। अब बात करते हैं, देखो ये माता का नाम याद हो गया, दोनों माता का नाम। अब आपको इनकी सौतेली माता का नाम याद हो गया, तो पत्नी का नाम याद करना है। इनकी पत्नी काफी अच्छी थी। और चूंकि ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मराठे महाराष्ट्र से संबंधित है, और महाराष्ट्र में आप लोग जानते हैं सबसे प्रसिद्ध मंदिर साईं बाबा का मंदिर। तो साईं बाबा, भगवान साईं बाबा, तो साईं बाबा अच्छे व्यक्ति थे। तो यहां पर साईं बाबा, इनकी पत्नी भी काफी अच्छी थी। तो उससे आप याद कर सकते हैं साईं बाई, इनकी पत्नी का नाम था साईं बाबा के नाम पे याद कर ले, साईं बाई निबालकर। साईं बाई निबालकर इनकी पत्नी का नाम था। अच्छा जी, अब यहीं पर ही बात करें इनके पुत्र। इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र था संभाजी, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। औरंगजेब ने क्या काम किया था? संभाजी को कैद कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र की मदद की थी। और संभाजी ने जब औरंगजेब के पुत्र की मदद की थी, तो औरंगजेब ने इसको पकड़ करके कैद में डाल दिया, और उसके बाद इसकी खाल में भूसा भरवा दिया था। आपने सुना होगा जानवरों की खाल में भूसा भरते हैं, लेकिन इस जिंदा आदमी को मार करके इसकी खाल में भूसा भरवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। ऐसी दुर्गति करी थी इसकी, संभाजी की। और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था राजा राम, जिनकी चर्चा भी अपन करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है। बस आप बने रहें, वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आप बने रहें, आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। अब देखना स्टूडेंट्स, पुत्र की बात की, इनकी पत्नी की बात की, इनके पिताजी की बात की। अब यहीं पर ही मैं बात करूं शिवाजी के बारे में। ये जो शिवाजी थे, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो यहीं पर ही अपन बात करें, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, या यूं कहें कि इनके संरक्षक का नाम क्या था? आप में कोई बता सकता है संरक्षक का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था दादा कौन थे? इनके गुरु का नाम था दादा कौन देव। इनके गुरु का नाम था दादा कौन देव। लेकिन इनके एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो यहां पर बात करते हैं इनके जो आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था गुरु रामदास। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था गुरु रामदास।
याद आ जाएगा। तो अभी हमने इनके गुरु की बात की। अब यहीं पर ही मैं आपको बता दूं, आपके ये शिवाजी जो थे, छापामार युद्ध जिसको आप लोग बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध, उसमें बहुत निपुण थे शिवाजी। छापामार युद्ध में निपुण थे। छापामार युद्ध, छापामार युद्ध आप जानते होंगे, तब मैंने भूगोल पढ़ाया था तब आपको बताया था छापामार युद्ध क्या होता है, गोरिल्ला युद्ध क्या होता है। अपनी शक्ति को बचाए रखना। और फिर अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुगलों के चैप्टर में आप देखना, वहां पर मैंने आपको बाबर में पढ़ाया था। तो यहां पर छापामार युद्ध में ये बहुत ही निपुण थे, छापामार युद्ध। अब देखना स्टूडेंट्स, यहीं पर ही अपन बात करें, शिवाजी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था इनका, इसलिए इन शिवाजी को उपाधियां भी, इन शिवाजी को बहुत सारी उपाधियां मिली। जैसे इनको एक उपाधि मिली हैंदव की। आपको पता होना चाहिए राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया था कांस्टेबल में कि बताइए हैंदव की उपाधि किसे मिली थी, तो हम कहेंगे कि हैंदव की उपाधि मिली थी शिवाजी को। अब देखना स्टूडेंट्स, यही शिवाजी ने ही छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। छत्रपति की उपाधि किसने धारण की थी? शिवाजी ने। यहीं पर ही गो ब्राह्मण प्रतिपालक, इसमें आप नोट कर सकते हैं साथ साथ, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ये उपाधि भी इसने धारण की थी। धर्मोद्धारक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। धर्मोद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। आपको यदि एसएससी में क्वेश्चन आया था, एसएससी प्लस 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें यह था कि राजा के नाम से कौन जाना जाता है। राजा की उपाधि शिवाजी को मिली थी। राजा की उपाधि शिवाजी को मिली थी। राजा की उपाधि किसे मिली थी? शिवाजी को मिली थी। और राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दी थी? औरंगजेब ने। राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दी थी? औरंगजेब ने। स्टूडेंट्स, यहीं पर ही अपन बात करें कि शिवाजी को राष्ट्र निर्माता के नाम से भी जाना जाता। राष्ट्र निर्माता, क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्र निर्माता शिवाजी को किसने कहा था? राष्ट्र निर्माता शिवाजी को कहा था जादूनाथ सरकार ने। जादूनाथ सरकार, राष्ट्र निर्माता कहा था जादूनाथ सरकार ने। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने अभी आपको शिवाजी का ही परिचय दे रहा हूं। यहीं पर ही स्टूडेंट, मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं एक बार। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अपन बात करें यहां पर कि ये जो शिवाजी थे, 1663 में शिवाजी ने क्या किया था? 1663 में शिवाजी ने, औरंगजेब का सेनापति था शाइस्त खां, इसकी उंगली काट दी। क्या किया? इसका उंगली काट दी और इसके पुत्र का हत्या कर दी। शाइस्त खां बहुत भयभीत हो गया। शाइस्त खां भयभीत होकर के औरंगजेब के पास गया और इतना भयभीत था कि औरंगजेब ने फिर शाइस्त खां को पूर्वी भारत भेज दिया। वहां जाकर के ये छिप गया था। और पीछे से फिर क्या हुआ? 1664 में इस शिवाजी ने सूरत को लूट लिया था। एसएससी में आया था क्वेश्चन कि सूरत को शिवाजी ने क्यों लूटा? कोई बता सकता है सूरत को शिवाजी ने क्यों लूटा? सूरत को शिवाजी ने इसलिए लूटा क्योंकि यहां मुगलों का खजाना था, मुगलों के हथियार थे, मुगलों का खजाना था, मुगलों के हथियार थे, इसलिए शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। और जिसने सूरत को लूट लिया, शाइस्त खां की उंगलियां काट दी, उसके लड़के को इसने मार दिया। औरंगजेब भयभीत हो गया फिर औरंगजेब ने इसके साथ युद्ध करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी शिवाजी के साथ।
और आपको पता होना चाहिए यहीं पर ही फिर 1665 में, यहीं पर ही 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि, आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया था कि पुरंदर की संधि किसके प्रयासों से हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी। तो हम कहेंगे पुरंदर की संधि शिवाजी वर्सेज औरंगजेब के मध्य हुई। आपसे पूछेंगे किसके प्रयासों से हुई, तो हम कहेंगे जयसिंह के प्रयासों से। आपको बता सकते हैं ये जयसिंह कौन सा था, मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह? जयसिंह भी दो है, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। ये था मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर में है ना एमआई रोड, तो जयपुर में तो एमआई रोड है और मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर ही है एमआई रोड। मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से पुरंदर की संधि की हुई 1665 शिवाजी है औरंगजेब के बीच में। जब ये संधि हुई तो इस संधि के तहत, डिटेल में मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, इस संधि के तहत यह शर्त हुई कि शिवाजी का जो पुत्र होगा, पहले तो एक कहानी लंबी है, हुआ क्या था कि औरंगजेब ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि शिवाजी तू मेरे से युद्ध नहीं लड़ेगा। तो शिवाजी ने कहा कि देख भाई, सीधी सी बात है, संधि हो गई, मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा, बीच बीच में परेशान नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवाजी को औरंगजेब ने कहा कि एक काम कर, तू मेरे दरबार में आ जा, वहां रह मेरे पास में। तो शिवाजी ने क्या कहा कि नहीं भाई, मैं तो तेरे दरबार में नहीं रहूंगा। तो औरंगजेब ने कहा इसका मतलब तू मेरे को परेशान करेगा, सीधी सी बात है, तू मेरे दरबार में नहीं रहेगा, इसका मतलब तू मेरे से युद्ध करेगा, बीच बीच में परेशान करेगा। और इसकी आदत थी छापामार युद्ध करने की। तो फिर औरंगजेब भी चाहता था कि भाई संधि हो जाए, शिवाजी भी चाहता था। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तू मेरे दरबार में नहीं आए तो मत आ, लेकिन तेरे पुत्र जो है संभाजी, इसको मेरे दरबार में रख दे। तो फिर शिवाजी ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे पुत्र को छोड़ देता हूं तेरे दरबार में। तो इस संधि के तहत शिवाजी का पुत्र था जो संभाजी, संभाजी को औरंगजेब के दरबार में रखा गया। कहां रखा गया? औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब के दरबार में संभाजी को रखा गया। अब हुआ क्या कि औरंगजेब ने कूटनीतिज्ञ था, औरंगजेब ने कूटनीति से शिवाजी को बुलवाया मिलने के लिए, आगरा के लाल किले में मिलवाया, बुलाया। तो शिवाजी जब उससे मिलने के लिए गया, किससे? औरंगजेब से। जब औरंगजेब से मिलने के लिए गया तो औरंगजेब ने धक्के से शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया और शिवाजी को और उसके पुत्र को वहां कैद कर लिया लाल किले में। कहां है लाल किला? दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली का लाल किले की बात नहीं कर रहा हूं, आगरे के लाल किले की बात कर रहा हूं। आगरे के लाल किले में कैद कर लिया। कहां कैद किया? आगरा के लाल किले में। कहां कैद किया? लाल किले में। एक बार क्वेश्चन आया भी था ये कि लाल किला कहां स्थित है, आया था क्वेश्चन, लाल किला कहां स्थित है। स्टूडेंट ने पता क्या किया? दिल्ली में। उनका गलत हो गया, ऑप्शन में दिल्ली नहीं था, ऑप्शन में दिल्ली नहीं था। तो लाल किला कहां है? लाल किला दिल्ली में भी है और लाल किला आगरा में भी है। तो इसको आगरा के लाल किले में कैद कर दिया। आगरे के लाल किला में एक भवन का नाम है जयपुर भवन। जयपुर भवन जयपुर में नहीं है। जयपुर भवन कहां है? आगरा में। आगरा के लाल किला है, उस परिसर में जयपुर भवन है, वहां पर। और वहीं से ही ये शिवाजी अपने घोड़े के साथ कूद करके वहां से फरार हो गए, भाग गए थे। और आपको यहां मैं बता दूं, यहां से जब ये चले गए, भाग गए, तो यहीं पर ही बात करूं 1676 में शिवाजी का 1676 में शिवाजी का अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया था कि शिवाजी का अंतिम अभियान कब हुआ था? 1676 में कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था। क्या आप इतना पढ़ा है, क्या आप बता सकते हैं शिवाजी की मृत्यु कैसे हुई थी? इसके लिए अभी भी विवाद चल रहा है। कोई कहता है कोई युद्ध में मारा गया, कोई कह रहा है कोई धोखे से इसको मार दिया, कहते हैं। लेकिन अधिकतर विद्वानों के मत हैं
कि शिवाजी बीमार होकर के लंबी बीमारी के कारण उसके बाद ये मर गया था। 12 अप्रैल 1680 इसकी मृत्यु हुई थी। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680। 12 अप्रैल 1680 को इसकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मृत्यु? 12 अप्रैल 1680 में रायगढ़ के किले में। कहा? रायगढ़ का किला, रायगढ़ के किले में इसकी मृत्यु हुई थी। स्टूडेंट, इस औरंगजेब ने जब औरंगजेब ने मराठों को छेड़ा तो यही औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि औरंगजेब ने जब मराठों को छेड़ा उसी के बाद से ही औरंगजेब का पतन शुरू हो गया। जब ये दक्षिण भारत गया और इसने शिवाजी को छेड़ा, उसके बाद इसका यश भी खत्म हो गया। एक बहुत बढ़िया इतिहासकार हैं, आप लोगों ने उन इतिहासकार का नाम सुना होगा, एक इतिहासकार है, आपने उसका नाम सुना होगा, जादूनाथ सरकार। इन्होंने औरंगजेब के लिए कहा था कि जिस तरह से स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन का अंत किया, नेपोलियन का अंत किया, उसी तरह से दक्षिण भारत के इस फोड़े ने औरंगजेब का अंत किया। इसमें वापस से सुनना। एक इतिहासकार थे जादूनाथ सरकार, उन्होंने कहा था जिस तरह से स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन का अंत किया, उसी तरह से दक्षिण भारत के इस फोड़े ने औरंगजेब का अंत किया। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए दक्षिण भारत के इस फोड़े ने औरंगजेब का अंत किया, या दक्षिण भारत का फोड़ा किसे कहा गया है? तो इसको महाराष्ट्र को कहा गया है, मराठों को कहा गया है। तो आपने देखा होगा कि औरंगजेब ने इनको छेड़ा मराठों को, तो उसके बाद इसका अंत हुआ। यहीं पर एक इतिहासकार है वीएन स्मिथ, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो अब सुने। वीएन स्मिथ ने कहा था कि औरंगजेब का जो यश बोलते हैं प्रसिद्धि को, फेमस, औरंगजेब का जो यश है और औरंगजेब की जो शरीर है, वापस से सुना स्टूडेंट्स, वीएन स्मिथ ने कहा था कि औरंगजेब का यश और औरंगजेब का शरीर, इन दोनों की समाधि दक्षिण भारत ने बना दी। वीएन स्मिथ ने कहा था कि औरंगजेब का यश और औरंगजेब के शरीर की समाधि दक्षिण भारत ने बना दी। और आपको पता होना चाहिए मुगल किनसे, मराठों से पंगा लेने के बाद औरंगजेब का पतन हो गया था, और यहीं पर फिर इसकी यश भी समाप्त और यहीं पर इसकी समाधि भी बन गई। कहां पर? महाराष्ट्र में। आपसे कोई पूछे कि औरंगजेब की समाधि कहां बनी, तो औरंगजेब की समाधि अभी आपने कहा यहीं पर, तो यहीं पर कहां पर? दक्षिण भारत में कहां? दौलताबाद। कोई पूछे कि औरंगजेब का मकबरा कहां है, तो हम कहेंगे औरंगजेब का मकबरा है दौलताबाद कहां है? महाराष्ट्र में। तो दौलताबाद कहां है? महाराष्ट्र में है दौलताबाद, यहीं पर इसका मकबरा है। तो इसके यश और शरीर दोनों की यहीं पर समाधि बन गई थी। अब देखना स्टूडेंट्स, यहां पर शिवाजी के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन यहीं पर मैं बात करूं कि शिवाजी ने जब इनका शासन चल रहा था वहां पर, तो इन्होंने वहां पर अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी। अष्टप्रधान, तो यहां पर मैं बात करूं अष्टप्रधान क्या है, आप में से कोई बता सकता है क्या कि अष्टप्रधान क्या है? इन्होंने क्या हुआ था कि अपने शासन काल में कुछ पदों का सृजन किया था, कुछ पदों का
सृजन किया था। इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ पदों का सृजन किया था। देखना, उन पदों के मैं यहाँ नाम बताऊंगा। पहले तो मैं यहाँ लिख दूं, इन्होंने अष्ट प्रधान का गठन किया था। अष्ट प्रधान ये कुछ पद होते हैं जिनमें आपको, देखो जरूरी है ये सब बताना, क्योंकि जब मैं आपको पेशवा पढ़ाऊंगा, बहुत सारे पेशवा थे, तो उस समय समझ में नहीं आएगा। तो अष्ट प्रधान में इन्होंने क्या काम किया? पहला पहला प्रधान तो बनाया पेशवा। पेशवा पेशवा का पद था। क्या आप बता सकते हैं कि पेशवा कौन हुआ करता था? पेशवा हुआ करता था प्रशासनिक अधिकारी। पेशवा कौन हुआ करता था? प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी जो था वो हुआ करता था पेशवा। बाद में आगे जाकर जो पेशवा का पद बहुत बड़ा हो गया था और सारी ताकत पेशवाओं के पास थी। छत्रपति के बाद पेशवाओं के पास थी। अब यहीं पर ही बात करें, दूसरा था अमात्य। दूसरा पद था अमात्य का। और अमात्य क्या होता है? अमात्य होता है एक तरह से मुनीम, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, या यूं कहें राजस्व अधिकारी। क्या कहें? राजस्व अधिकारी, या यूं कह सकते हैं अपन आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, लेखा जोखा। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले को क्या बोलते थे? अमात्य। यहीं पर ही बात करें, सर ए नौबत, तीसरा प्रधान पद था सर ए नौबत। सर ए नौबत, यहां पर ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि सर ए नौबत क्या है। आपको बता सकता है सर ए नौबत जो अष्ट प्रधान में क्या काम होता था? सर ए नौबत का घुड़सवार का जो मंत्री होता था, घुड़सवार का जो सेनापति होता था, उसको बोलते थे सर ए नौबत। किसको बोलते थे? घुड़सवार का जो सेनापति होता था उसको बोलते थे अपन सर ए नौबत। यहीं पर ही बात करते हैं सर ए नौबत के बाद वाकिया नवीस। क्या चौथे नंबर पे क्या है? वाकिया नवीस। वाकिया नवीस क्या होता था? वाकिया नवीस कोई बता सकता है? वाकिया नवीस देखना, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा गुप्तचर का, सुना है? गुप्तचर, जासूस। तो वाकिया नवीस कहते थे गुप्तचर को। गुप्तचर को क्या कहते थे? वाकिया नवीस। अच्छा, उसी टाइम में एक पद हुआ करता था सुमंत। सुमंत का ये क्वेश्चन भी आरएस में आया था कि सुमंत के नाम से कौन जाना जाता था? तो सुमंत जो पद था इसको कहते थे विदेश मंत्री। जो आजकल विदेश मंत्री होते हैं, तो मराठा के काल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। यहीं पर ही चिटनीस एक पद हुआ करता था, चिटनीस। कोई बता सकता है चिटनीस क्या होता है? चिटनीस, चिटनीस है, एग्जाम में चिट लेके जाते हो, चिट है ना, एग्जाम में चिट। चिट का मतलब पर्ची, तो इसका मतलब चिटनीस का पद से समझ जाना, चिटनीस, चिटनीस। तो चिटनीस का मतलब यह है कि जो प्रशासनिक पत्र होते थे उनकी भाषा बनाने वाले को चिटनीस बोलते थे। समझ रहे हैं? पहले कुछ राजा महाराजा खुद थोड़ी को पत्र लिखते थे, तो वो एक अधिकारी रखते थे जो उसकी भाषा को बनाता था, प्रशासनिक भाषा को बनाता था। प्रशासनिक भाषा बनाने वाले को, प्रशासनिक भाषा बनाने वाले को अपन बोलते थे चिटनीस। यहीं पर ही बात करते हैं पंडित राव। 7वें नंबर पे आता है पंडित राव। पंडित राव का कार्य क्या होता था? धार्मिक कार्य। जितने भी धार्मिक कार्य होते थे वो कौन देखता था? पंडित राव देखता था धार्मिक कार्य। कौन देखता था? पंडित राव। यहीं पर ही बात करते हैं स्टूडेंट्स सबसे अंत में, क्योंकि अष्ट प्रधान में सबसे अंत में हम यहां बात करते हैं कि सबसे अंत में न्यायाधीश। न्यायाधीश। अब न्यायाधीश जो पद है इसका क्या कार्य होता था? मुकदमे जो होते ना, मुकदमे, केस, जिसको आप लोग आजकल बोलते हो मुकदमे, मुकदमों, ये क्या काम करता था? उन मुकदमों को देखा करता था। जितने भी मुकदमे होते थे वो कौन देखा करता था?
न्यायाधीश देखा करता था। तो स्टूडेंट्स यहां मैंने बात की मराठा काल में अष्टप्रधानों की। तो शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। कई बार क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, क्वेश्चन है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो क्या कहोगे, शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। अष्टप्रधान के बारे में किसी के बारे में पूछे तो आप आसानी से बता देंगे, किसी के बारे में पूछे तो आप आसानी से बता देंगे। यहीं पर ही बात करते हैं कि ये जो शिवाजी जो था ये छापामार युद्ध करता था, तो यहां पर शिवाजी के आय के साधन क्या थे। स्टूडेंट्स मैं यहां पर इसको मिटाऊं एक बार, मैं यहां पर बताऊं आपको शिवाजी के आय के साधन क्या थे। शिवाजी को जो आय होती थी वो कैसे हुआ करती थी शिवाजी को, तो मैं यहां चर्चा करूं आपसे शिवाजी को आय। शिवाजी को आय कैसे हुआ करती थी। सबसे ज्यादा मराठा काल में आय होती थी कर से। किससे, कर से, टैक्स से। लेकिन यहां पर टैक्स दो प्रकार के लिए जाते थे। एक तो लिया जाता था चौथ वसूली। क्या नाम, चौथ वसूली, चौथ वसूली। और एक लिया जाता था सरदेशमुखी, सरदेशमुखी कर। स्टूडेंट्स कोई एग्जाम में यदि आप एग्जाम देते हो तो पढ़ा होगा कई एग्जाम में कि मराठा काल में चौथ कितना परसेंट लिया जाता था। एक टैक्स का नाम है, कितना परसेंट लिया जाता था, नाम है चौथ। चौथ नाम है, तो ये टैक्स लिया जाता था 1/4। ये टैक्स किससे लिया जाता था, ये टैक्स लिया जाता था मुगलई क्षेत्रों से। किनसे लिया जाता था, मुगलई क्षेत्रों से। मुगलों का जो क्षेत्र हुआ करता था, जहां पर मुगलों का राज हुआ करता था, इनके वहां महाराष्ट्र के आसपास का, तो उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसे बोलते थे चौथ वसूली, और जो 1/4 लिया जाता था। यहीं पर ही बात करते हैं सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी लिया जाता था टैक्स 1/10, और ये लिया जाता था वर्जित क्षेत्रों से। यहां पर शिवाजी का ही शासन होता था, शिवाजी का ही शासन होता था। और वहां जो देशमुखी होते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था। तो यहां पर अपन बात करें कि सरदेशमुखी कहां से लिया जाता था, वर्जित क्षेत्रों से लिया जाता था, जहां पर शिवाजी का ही शासन हुआ करता था। 1/10 लिया जाता था। और चौथ वसूली मुगलई क्षेत्रों से, जहां पर मुगलों का राज था, वहां से 1/4 कर लिया जाता था। तो ये इस तरह से इनके मराठों के इनकम होती थी, आय होती थी। यहीं पर ही आपके एग्जाम में बात करते हैं तो मराठा काल में शिवाजी के पास जो सेना थी वो किस प्रकार की थी। शिवाजी के काल में दो प्रकार की सेना थी, एक तो पागा सेना, और दूसरी शिवाजी के काल में दो प्रकार की सेना थी। एक तो पैदल सेना हुआ करती थी, एक अश्वरोही। दो तरह की सेना। कैसी, एक तो हुआ करती थी पैदल सेना, एक हुआ करती थी अश्वरोही सेना। कैसी हुआ करती थी, पैदल सेना और अश्वरोही। नाम से पता चल गया होगा कि पैदल सेना का मतलब यह है कि ये सैनिक पैदल रहते थे। अश्वरोही, अश्व बोलते हैं घोड़े को। अश्व किसको बोलते हैं, घोड़े को। अश्वरोही का मतलब घोड़े वाली सेना। अब घोड़े वाली सेना भी दो तरह की थी, पागा और सिलहदार। पागा सेना और सिलहदार सेना। सिलहदार सेना। इसमें पागा सेना क्या होती थी, पागा सेना वे होती थी जो स्थायी सैनिक घुड़सवार होते थे। पागा सेना क्या होती थी, स्थायी घुड़सवार सैनिक। वह क्या करते थे, ध्यान से सुनना। इस पागा सेना, अश्वरोही सेना, घोड़े की सेना दो प्रकार की होती थी, तो पागा और एक सिलहदार। पागा सेना क्या होती थी, स्थायी घुड़सवार सैनिक। इसमें हुआ क्या करता था कि जो शिवाजी के या यूं कहें मराठों के जो घोड़े हुआ करते थे, मराठा सरकार ही इनको तनख्वाह वगैरह दिया करती थी। तो इस प्रकार के सैनिकों को बोलते थे पागा। और सिलहदार जो होते थे अस्थायी घुड़सवार होते थे। सिलहदार क्या होते थे, अस्थायी घुड़सवार। अस्थायी घुड़सवार। और ये अस्थायी घुड़सवार होते क्या थे, घोड़े का खर्चा भी इनको खुद को उठाना पड़ता था और इनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी। लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ती थी ना, तब इनको बुला लिया जाता था। उस समय इनको पेमेंट, सैलरी दी जाती थी। अदरवाइज इनको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। अपने घर रहो, घोड़े का खर्चा भी खुद ही उठाते थे,
तो इस तरह से दो प्रकार की सेना हुआ करती थी, अश्वरोही, पागा और सिलहदार। स्टूडेंट देखना, यहां पर हमने अभी बात की, हमने शिवाजी की परिचय दिया, हमने यहां पर शिवाजी के थोड़ी सी युद्ध की बात की, उसका व्यक्तित्व की बात की, हमने शिवाजी के अष्टप्रधान की बात की, हमने यहाँ पर शिवाजी के आय की बात की कि मतलब मराठों की आय कैसे होती थी, शिवाजी या यूं कहें कि मराठा काल में जो सेना थी वो किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने शिवाजी की बात की। तो शिवाजी की बात करने के बाद यहीं पर स्टूडेंट्स हम बात करें कि अब हम यहाँ पर, अभी मैंने बताया था अष्टप्रधान में सबसे बड़ा पद हुआ करता था पेशवा का। तो अब हम यहां पर बात करेंगे पेशवाओं की। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने आज यहां बात की। अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो जो हम बात कर रहे हैं तो पेशवाओं की बात करेंगे, जिसमें अभी आपको मजा आने वाला है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम पेशवा, द्वितीय पेशवा, अंतिम पेशवा, नाना साहब, बालाजी, बाजीराव, मस्तानी, इन सब की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। आगे का टॉपिक और भी इंटरेस्टेड होने वाला है, तो आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।